बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12 की लेक्चर 10 की बात करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस आपके खूबसूरत से प्यारे से चैनल पर अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज आपके फिजिक्स के लेक्चर 10 की बात हम करते हैं, 10 की। इसमें हम पढ़ते हैं आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें हम कुछ बातें गॉस लॉ की भी करेंगे। गॉस लॉ की बातें करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। और गॉस लॉ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें होती हैं आपकी, गॉस लॉ जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, किसी भी कंपोजिशन पार्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम जैसे कोई भी चीज़ें ज्ञात करते हैं तो वहाँ पे गॉस लॉ बहुत ही आपका बेनिफिट होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम निकाल सकते हैं। तो इसके पहले हम पढ़ेंगे आज वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स से पहले हम कुछ चीज़ें, नई चीज़ें जान लेते हैं, जैसे एरिया। क्या बात कर रहे हैं सर ना, एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आज हम पढ़ेंगे एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, चलिए हम बात करते हैं। माना है आपका ये आपका एरिया दिया गया है, या कहा जाए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर के केंद्र पर हमने एक स्क्वायर बना दिया। एक स्क्वायर बनाया जिसकी भुजाएं क्या हैं, ए स्मॉल ए है। इसके हम कुछ कार्टेशियन पॉइंट बिंदु दे दिए हमने, ए बी और सी डी से हमने इसको निरूपित कर दिया कि ए बी सी डी एक क्या है, स्क्वायर है, और एक्स और वाई और जेड एक्सिस पर क्या है, ये रखे गए हैं। तो ये ए बी और सी डी जो है, तो इसका जो एरिया आएगा कितना आएगा, तो इसको तो कोई भी बता सकता है। क्लास 6 या क्लास 7 का कोई बच्चा बता सकता है, अरे सर भुजा स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन या कोई 9th का 10th का कोई बता सकता है कि ये भुजा का स्क्वायर होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर होता है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। लेकिन कोई भी अगर क्लास 12 में जो पहुंच गए हैं, अगर उनसे पूछेंगे हम तो कि एरिया वेक्टर के रूप में है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे हम इसको सिद्ध कर पाते हैं, कैसे बता पाते हैं, तो कहेगा कि सर एरिया वेक्टर अगर हम लिखते हैं तो उसका हम किसी भी दो भुजाओं के लिए हम क्या लेते हैं, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। कि एरिया जो होगा वेक्टर क्वांटिटी हम ले सकते हैं, दो पॉइंट का, दो बिंदुओं का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। किसी दो भुजाओं का हम क्या निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, जैसे आप निकालते थे वेक्टर आर इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी। तो 11th में हमने देखा है, वेक्टर की बातें की है वहाँ पर हमने। फिर बोलेंगे ना क्या सर वेक्टर, फिर 11th याद दिला दिए आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एरिया क्या है, ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी है, तो अगर हम इसके लिए लेते हैं, अगर ए क्रॉस बी का हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो हमने देखा था ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और थीटा यहाँ कितना बना रहा है, दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी क्रॉस बी सी है, तो हम ए बी कितनी भुजाएं, ए है, ए इंटू लिख सकते हैं इसे हम ए बी इंटू बी सी साइन थीटा लिख सकते हैं पहले। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, अर्थात ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। आपने 11th में देखा है वेक्टर के में, सदी हमने पढ़ा था ना वेक्टर, तो वहाँ देखा था हमने। तो उस फार्मूले को हम यहाँ यूज करते हैं। तो वेक्टर एरिया जो क्या कहता है, अगर कोई जो हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, अगर उनसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे कि हम वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो उनको क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं दो भुजाओं को, दोनों भुजाओं क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया ए बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी सी, ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, ए बी इक्वल टू क्या है ए, बी सी इक्वल टू क्या है, भुजाएं बराबर हैं ए इंटू साइन थीटा कितना है 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू साइन 90 इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वेक्टर ऑफ एरिया क्या मिलता है आपका, ए स्क्वायर, चीज़ें वही मिली। लेकिन अगर इसका जो
एरिया जब इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला ए स्क्वायर वेक्टर ग्रुप में, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, जैसे हम लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, डायरेक्शन के लिए जब 3 एक्सिस दिए गए हों तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या कहता था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये बोलता है कि परपेंडिकुलर टू कहा जाए कि इसका जो ये अप्लाई होगा, इसका जो डायरेक्शन वो कहाँ पे होगा, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और कहा जाए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा, अगर डायरेक्शन के रूप में हम ज्ञात करते हैं तो ये कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी प्लेन कंटेनिंग पर, किसके, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर। लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये चीज़ें मिलती हैं हमें कहाँ से, हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि कोई भी हम कार्टेशियन पॉइंट जब क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी 3 एक्सिस दिए गए हैं, एक्स और वाई और जेड दिए गए हैं, उनमें अगर एक क्रॉस भी निकालते थे हम, तो उसका जो डायरेक्शन होता था ऐसे, जैसे तो कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर जैसे ए और क्रॉस बी का परपेंडिकुलर कैसे होगा, लंबवत होगा। या तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा एरिया के परपेंडिकुलर होगा प्लेन सरफेस के, डायरेक्शन कैसे होगा, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। 2 तरीके से डायरेक्शन मिलेंगे हमें, कैसे, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। कैसे, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तुम्हारा पृष्ठ यही है ना, सरफेस यही है, परपेंडिकुलर कैसे होगा, या तो बाहर की तरफ आउटवर्ड या तो इनवर्ड। तो हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगा कैसे होगा, इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं हम, डायरेक्शन जो होगा ये होगा कि डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, टू अ प्लेन सरफेस। ये लिख सकते हैं कि जो ये डायरेक्शन बताएगा, कैसे बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस है आपका, ये क्या स्क्वायर, इस पे क्या परपेंडिकुलर कैसे होगा, इस सरफेस के या तो लंबवत होगा, कैसे, आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, आउटवर्ड, एक्स और वाई, तो डायरेक्शन कैसे होगा, जेड अक्ष की ओर। तो हम लिख सकते हैं जेड के लिए हमने पढ़ा था ना, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो डायरेक्शन दिखाएंगे हम ए स्क्वायर इंटू, डायरेक्शन के लिए वेक्टर के कैप, और ए स्क्वायर इंटू माइनस वेक्टर के कैप, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। आउटवर्ड लेंगे तो पॉजिटिव होगा वेक्टर के कैप, इनवर्ड लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा वेक्टर के कैप। तो ये बताता है आपका एरिया ऑफ वेक्टर की, एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं कहाँ पर, वैद्युत फ्लक्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे उसमें इसका क्या होता है, आपका यूज होगा, जो क्या का बात करता है, ये 2 डायमेंशन की बात करता है कि 2 डायमेंशन प्लेन जब होते हैं तो कैसे वो सरफेस होता है, उसका ओपन सरफेस होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, दोनों डायरेक्शन क्या होते हैं, बोथ आर डायरेक्शन आर करेक्ट, सही होते हैं। तो चाहे हम पॉजिटिव ले लें या निगेटिव लेंगे, दोनों डायरेक्शन क्या होते हैं, मान्य होते हैं, सही होते हैं। तो ये क्या है, एरिया वेक्टर एक कैसा है, 2D सरफेस है। कैसा डायग्राम है, 2D सरफेस के लिए हमने लिया है, एक्स वाई जेड पर 2D प्लेन सरफेस लिया है, या 2D का जो कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाया उसका कैसे सरफेस कैसा होगा, ओपन होगा, उसका डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन जो होगा, तो बोथ आर डायरेक्शन करेक्ट, या पॉजिटिव या निगेटिव, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। तो ये बातें करता है। इस पर हम चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर मिटा दें, लिख लिए होंगे शायद, अब तो समझ गए होंगे ना कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या सर, रेक्टेंगल भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया है क्षेत्रफल, क्या आयतन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, आयतन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, आयतन की भी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एल वी है जो क्या है आपका, आपने पढ़ा है। तो हम क्या बताएंगे, आप क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन जैसे लेते हैं, अगर हम पूछा जाए एरिया वेक्टर जैसे एक्स और वाई और जेड अच्छा दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बनाया गया आपका, एक्स और वाई और जेड, एक्स आई कैप होता है, वाई जे कैप होता है, जेड के कैप होता है। अगर इस पर हम एक रेक्टेंगल बना दें, रेक्टेंगल कैसे, आयत, ये लेंथ यर है, ये बी है, पूछा जाए कि इस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ वेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ वेक्टर कितना होगा।
या पूछ लिया जाए कि अगर x सरफेस, y सरफेस और z बदल देते हैं हम, इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y, इसे मान लेते हैं z, मान सकते हो। अगर इस पर हमने कह दिया कि ऐसे कुछ क्या रखा गया है, स्क्वायर रखा गया। क्या रखा गया है? स्क्वायर नहीं है, एक सर्किल है। सर्किल जिसका रेडियस क्या है? r है। रेडियस कितना है? r है। तो अब पूछा जाए कि इस सर्किल का एरिया वेक्टर कितना होगा, और ये कैसे फिगर दिख रहे हैं आपको? 2 डायमेंशन दिख रहे हैं। कैसे हैं? 2D डायमेंशन में कैसे हैं ये फिगर दिए गए हैं। 2D डायमेंशन में क्या बात करता है कि इसका जो डायरेक्शन होता है अपोजिट भी होता है। कैसे? ओपन सरफेस होता है, ओपन सरफेस डायरेक्शन कैसे होते हैं? इनवर्ड भी होते हैं, आउटवर्ड भी होते हैं, मतलब किसके? परपेंडिकुलर टू सरफेस के। तो यहाँ पर जब बात करते हैं हम कि अगर आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, L × V होता है, लेंथ × ब्रेथ होता है कहते हैं। तो इसका रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा, एरिया कितना होगा? क्षेत्रफल L × B। L × B तो सही है, L × B हमने पढ़ा है L × B वेक्टर क्वांटिटी। L × B रेक्टेंगल में जानते हैं एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। L × B LB sin 90, sin 90 = 1। एरिया कितना आएगा आपका? L × B, बट इस वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन क्या बताएंगे? परपेंडिकुलर ऑन प्लेन सरफेस। तो कैसे होगा? परपेंडिकुलर या तो ऐसे होगा या तो इनवर्ड होगा। कैसे होगा? या तो इनवर्ड या तो ऊपर की ओर। कैसे दिखाएंगे? ये जेड और एक्स के लिए तो कैसे होगा? वाई के रूप में। वाई के रूप में क्या लिख सकते हैं? जे कैप पॉजिटिव, या लिख सकते हैं LB - जे कैप। तो एरिया वेक्टर के लिए हम लिखते हैं, एरिया वेक्टर जो आएगा क्या आएगा इसका? किसी रेक्टेंगल का हम लिख सकते हैं LB यूनिट वेक्टर ऑफ J, LB यूनिट वेक्टर ऑफ -J। तो यूनिट वेक्टर आप समझते हैं ना, यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा है एकाउंट वेक्टर। इसके लिए हम एरिया निकालते हैं तो इसका क्या होता है? हम फॉर्मूला वही लगाते हैं जो आपका फॉर्मूला आपने पढ़ते हुए आए हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल तो वही रहेगा आपका, एरिया तो वही रहेगा किसी भी चीज़ का। लेकिन इसका वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें चाहिए डायरेक्शन भी। तो एरिया क्या आएगा इसका? एरिया आएगा इसका πr²। सर्किल के लिए, तो सर्किल के लिए πr², तो x I कैप, y j कैप, z k कैप। तो डायरेक्शन कैसे होगा? परपेंडिकुलर ऑन प्लेन सरफेस, या तो ऐसे रहेगा या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, या तो ऐसे जाएगा या तो इनवर्ड। लिख सकते हैं या तो x या तो -x, या तो माइनस, या तो पॉजिटिव I कैप या तो -I कैप। लिख सकते हैं +I कैप r πr² -I कैप। पॉजिटिव हटा सकते हैं। तो ये बताता है आपका ये आंसर। तो हम बता सकते हैं कि एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए कैसे होता है आपका? ये चीज़ें मिलती हैं, इस पर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसका हम यूज कहाँ कर पाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका? डिपेंडेंट होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है 2D डायमेंशंस में, जो फिगर पर ये अलाउ होते हैं वहाँ पर एरिया वेक्टर के लिए। तो आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर के लिए आएगा, जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा? ये 2D होगा, 2D डायरेक्शन में, 2D डायरेक्शन। तो 2D में जब होगा ये, तो 2D के लिए हम बात जब करते हैं तो कैसा इसका सरफेस होगा 2D में, या कह सकते हैं 2D में जब फिगर में क्या होगा? 2D डायमेंशन फिगर में है, 2 डायमेंशन में इसका जो सरफेस होगा कैसे होगा? ओपन सरफेस होगा। ये कैसा होगा सरफेस? ओपन सरफेस। 2D मतलब ओपन सरफेस, आउटवर्ड भी इनवर्ड भी। तो इसका जो डायरेक्शन होगा कैसे होगा? डायरेक्शन इसका एरिया का इसमें इसलिए सकते हैं बोथ डायरेक्शन, नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ लिखते हैं एरिया वेक्टर क्या डायरेक्शन क्या होगा? बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। ये मिलता है। तो नोट कर लीजिए मेरे भाई बच्चों। तो हम बात करते हैं इसके आगे फिर। तो ये चीज़ें आई 2D के लिए। तो 2D में हमने देखा कि जो इसका एरिया होगा, कि एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे हमने निकाला एरिया के लिए? उसका डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन कैसे होगा? हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्या क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें क्या होता है आपका? एंगल
क्या लेते हैं हम, साइन थीटा के रूप में लेते हैं। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा हमने 11 में पढ़ा है। ए क्रॉस बी को हमने क्या लिखा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहाँ पर हमने देखा कि थीटा क्या है 90 डिग्री, एल और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो दोनों के लिए क्या हमने लिखा, एल बी इंटू बी, एरिया क्या होगा एल इंटू बी, एल क्रॉस बी क्या लेंगे एल बी इंटू साइन थीटा, साइन 90 का मान कितना होता है 1, एल इंटू बी, एल इंटू बी। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे होता है हमने पढ़ा अभी, डायरेक्शन कैसे होता है कि परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, बता सकते हैं परपेंडिकुलर टू अ प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी या एल एंड बी, या लिख सकते हैं एक्स एंड जेड। परपेंडिकुलर कैसे वाई के रूप में होगा, वाई के रूप में हम क्या यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, इसका डायरेक्शन जे का है, या आउटवर्ड या तो इनवर्ड या तो माइनस जे का है। तो किसके लिए होगा 2D डायमेंशन में होगा। 2 डायमेंशन में क्या होता है फिगर, ओपन सरफेस होता है, पृष्ठ कैसे होता है इसका ओपन सरफेस खुला होता है, और इसका डायरेक्शन जो होता है इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन कैसे होते हैं करेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें मिली हमें इसमें 2D डायग्राम में एरिया वेक्टर के लिए। तो हम पढ़ते हैं अब इसके आगे 3D में। तो 3D के लिए क्या मिलता है, 3D सरफेस अगर दिया गया हो या 2D सरफेस हमने देखा जो अभी, अब 3D सरफेस हम देखेंगे। तो 3D सरफेस में जो होता है वो क्लोज सरफेस कहा जाता है। जैसे आपका क्यूब होता है, घन होता है, कोई सिलेंडर है, कोई स्फीयर है, कैसा है आपका ये क्लोज सरफेस होता है, ये 3D सरफेस से कहते हैं। तो हम बात करते हैं अगर 3D सरफेस दिया गया है तो उसका एरिया जब ज्ञात करते हैं, उसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि इसमें ओपन सरफेस में तो हमने देखा कि डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड भी होता है आउटवर्ड भी होता है, माइनस के कैप भी था, प्लस के कैप था, माइनस जे कैप था, प्लस जे कैप था, दोनों तरीके से थे, इनवर्ड आउटवर्ड प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर थे। तो हम बात करते हैं अगर 3D सरफेस में, तो 3D सरफेस की बात जब आती है तो 3D सरफेस में क्या चीज़ें मिलती हैं हमें, 3D सरफेस कहता है ये क्लोज सरफेस होता है। कैसा होता है, क्लोज सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस क्या होता है, आपका क्यूब होता है। जैसे कोई एक क्यूब दिया गया है, घन है, क्यूब दिया गया आपका ये, तो अगर इसका कहा जाए कि इसका जो ये कैसा है आपका ये क्लोज सरफेस है घन, तो इसका जो ये सरफेस है, सरफेस का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन कैसे होगा परपेंडिकुलर, या तो परपेंडिकुलर आपका आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, केवल हम आउटवर्ड लेते हैं, इनवर्ड नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं, केवल आउटवर्ड। वेक्टर ऑफ ए कैसे होगा, ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऑफ एरिया कैसे होगा आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये कैसे कहा जाता है कि कहा जाए अगर इसका सरफेस का लेते हैं तो इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे होगा आउटवर्ड, इनवर्ड क्या होगा नहीं होगा, नहीं लेते हैं। अगर ऐसे देखते हैं इसका तो क्या लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड। इस सरफेस का निकालेंगे तो एरिया वेक्टर कैसे होगा आउटवर्ड होगा। तो ये बातें समझ में आती हैं कि क्लोज सरफेस में 3D सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन जो होगा ओनली क्या होगा आउटवर्ड होगा। जो आउटवर्ड नॉर्मल इज क्या होगा करेक्ट डायरेक्शन, या कहा जाए तो ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड वेक्टर ए एज अ वेक्टर ए, ये बातें करता है। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन normal is considered, normal is considered as कहा जाए तो वेक्टर ए, एज वेक्टर ए, वेक्टर ए है ना आपका ये। तो ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज अ वेक्टर ए। तो वेक्टर एरिया क्या कहता है आपका, इसमें किसी भी क्लोज सरफेस में या 3D सरफेस में जो वेक्टर एरिया का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा, ओनली आउटवर्ड। 2D सरफेस में क्या होगा आउटवर्ड भी होगा इनवर्ड भी होगा। अगर यहाँ पर हम देखेंगे केवल एक्स अक्ष पर, एक्सिस पर केवल एक ही डायरेक्शन मिलेगा हमें, किस पर 3D सरफेस में या 3D सरफेस या क्लोज सरफेस में। अगर हम बात करते हैं कोई सिलेंडर है, एक सिलेंडर ले लेते हैं, तो सिलेंडर का जो एरिया होगा इसका कैसा होगा, ये आउटवर्ड होगा, इनवर्ड क्या होगा नहीं होगा। इसका एरिया लेंगे तो
आउटवर्ड होगा। ऐसे ऐसे क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं कोई भी चीज़ें क्यूबाइड करते हैं तो इसका जो एरिया आएगा यहाँ पर केवल क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये भी कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, क्लोज सरफेस है। ये कैसा है सरफेस, 3D सरफेस है, 3 डायमेंशन सरफेस में रूप में है ये। तो अगर हम बात करते हैं इसके बाद, अगर सर्किल की बात लेते हैं, एक सर्किल दी गई है, एक वृत्त दिया गया है, अगर इस पर एक सर्किल में एक और सर्किल ऐसे रखी गई है, अगर पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, हमेशा कैसे होगा, ये कैसा क्लोज सरफेस है, इसका जो एरिया होगा कैसे होगा, आउटवर्ड होगा। इसका एरिया कैसे होगा, आउटवर्ड होगा। इसका जो सेंटर होगा, सेंटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या एरिया जो होता है कैसे होता है, हमेशा कैसे होता है एरिया इसका, इसके सेंटर, किसी भी सर्किल का जो एरिया वेक्टर होता है कैसे होता है आपका, सेंटर से होता है। उसका डायरेक्शन कहाँ से होता है, सेंटर से, परपेंडिकुलर टू सेंटर। ऐसे भी लिख सकते हैं हम एरिया, ऐसे भी ले सकते हैं एरिया आप वेक्टर, ऐसे भी ले सकते हैं। कहाँ से हम मेजर करते हैं सर्किल में, सेंटर से मेजर करते हैं। किसका, एरिया ऑफ वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है, कहाँ से करते हैं हम, सेंटर से करते हैं। उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा सभी जगह इक्वल होते हैं। और क्या होता है, ये कैसा क्यू है, कैसा है ये सरफेस, ये क्लोज सरफेस। तो जो इसका एरिया कैसे होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, इनवर्ड का। ये हम इसका जो एरिया लेते हैं कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। किसके, सर्किल, सर्किल अगर दिया गया हो तो उसके सेंटर से हम लेते हैं एरिया। तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये बात आती है आपका 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या कहता है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन ये कहता है कि एरिया जो वेक्टर होगा और 2D सरफेस में जो होता है वो कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस है। इसमें 2 डायरेक्शन होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन। जो होगा एरिया वेक्टर प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो कैसा होगा, वो बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट होंगे। लेकिन 3D डायमेंशन में क्या कहता है, 3D सरफेस में बात करता है कि ये करता है कि केवल ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज वेक्टर ए, कि जो कंसीडर होगा केवल आउटवर्ड के रूप में होगा, वेक्टर ए के रूप में जो एरिया ऑफ वेक्टर होगा केवल आउटवर्ड होगा। तो ये बात डायरेक्शन की बात करता है। अब हम बात कर लेते हैं, अब बात आती है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाए, इट कैन बी अंडरस्टूड, इट कैन बी अंडरस्टूड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट कैन बी अंडरस्टूड द नंबर ऑफ electric field lines passing perpendicular to a plane surface, it's called electric flux। कि ये जो क्या होती हैं, कहा जाए कि ये हमें ये समझाता है, ये बताता है, ये समझा सकता है, ये बताता है, ये बता सकता है, इट कैन बी अंडरस्टूड, कि जो ये नंबर ऑफ फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो मिलती हैं, हमने पढ़ा ना वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, पढ़ा है हमें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देखा है कि जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, किसी प्लेन सरफेस से होकर गुजरकर कितने नंबर ऑफ फील्ड, कि जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसी भी सरफेस के प्लेन से लंबवत उसके क्या होती हैं, ये पास कर सकती हैं, गुजर सकती हैं। तो ये क्या बताता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट कैन बी अंडरस्टूड, इट कैन बी अंडरस्टूड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर a plane surface, perpendicular a plane surface। ये बताता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या कहता है, ये हमें ये समझा सकता है, ये समझाता है कि कोई भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती हैं, किसी प्लेन सरफेस के लंबवत क्या हो सकती हैं, पास कर सकती हैं, गुजर सकती हैं। ये बताता है आपका इट्स कॉल्ड या दिस फिनोमेना
या इट्स कॉल्ड, या लिख सकते हैं दिस फिनोमेना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की बात ये करता है। इट कैन बी अंडरस्टूड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर अ प्लेन सरफेस, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बात आती है, जैसे इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इसे हम फाई ई से, एक गोला बनाइए, एक लाइन खींच दीजिए, क्या है ये फाई, ई क्या है इलेक्ट्रिक, ये क्या है फ्लक्स, इसे हम क्या करते हैं फाई से डिनोट करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करते हैं हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है, ये जो मैंने देखा ही अभी कि कितनी फील्ड ऑफ लाइनें क्या होती हैं सरफेस के लंबवत क्या करती हैं, गुजर सकती हैं, और जो हमें ये समझाता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइनें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें से गुजर सकती हैं किसी सरफेस के लंबवत, तो हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो हमें ये बताता है, जैसे एक एरिया दिया गया है, एरिया है, अगर इसमें हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो रही हैं, ऐसे जा रही हैं, एरिया में क्या है, एरिया है, ये एरिया से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ये छेद दिया गया एरिया से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जा रही हैं। तो अगर पूछा जाए कि वैद्युत फ्लक्स कितना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हैं 2 है। कितनी लाइनें जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी गुजर रही हैं, पास कर रही हैं, 2 कर रही हैं, तो हम बता सकते हैं फाई कितना है, 2 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है आपका, 2 है। या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितना मान है इसका, 2 है, क्योंकि क्या बता रहा है ये, क्योंकि 2 लाइनें क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं किसी भी एरिया से, उसके प्लेन सरफेस के लंबवत, उसके प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। कितने लाइनें पास कर रही हैं, 2 लाइन्स। अगर कहा जाए इसमें कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया में, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, हमने पढ़ा ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो अगर उसको हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी भी एरिया में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं, अधिक हो जाती हैं, अधिक होती हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, फील्ड लाइनें क्या होती हैं, अधिक रूप में निकलने लगती। पास की फील्ड लाइनें क्या होती हैं, अधिक होती हैं, दूर की क्या होती हैं, तो उनका डेंसिटी क्या होता है, जब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उनकी फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती है। तो फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कोई एरिया दिया गया है, एरिया दिया गया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अगर क्या स्ट्रांग हैं तो इसमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अधिक पास से गुजरेंगी इस एरिया से, इस एरिया के प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे कुछ 90 डिग्री से। कैसे जाएगा ये, 180 डिग्री से, क्या लंबवत कैसे जाएगा आपका, इसका लंबवत ऐसे डायरेक्शन जाएगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसे जा रही है, ऐसे जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो होंगी क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम क्या बता सकते हैं कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फील्ड लाइन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। फील्ड लाइन डेंसिटी इंक्रीज करती है। समझ पा रहे हैं कि अगर जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, स्ट्रांग होता है, बढ़ता है किसी एरिया में, वैसे वैसे क्या होती है फील्ड लाइन, इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इसकी डेंसिटी का मान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, अधिक पास आ रहे हैं, इनका घनत्व क्या हो रहा है, अधिक बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, अब यहां पर 2 2 4 2 6 हो जा रहा है। समझ पा रहे होंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजर रही हैं, 6। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर अ प्लेन सरफेस, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई कितना हो रहा है, 6, बढ़ रहा है, तो फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है। जब क्या बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर फाई ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी, स्ट्रांग होंगी, तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होंगी, अधिक होंगी, क्योंकि उनकी फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होंगी, बढ़ती हैं। अगर हम चलिए इसको अब एरिया बढ़ा देते हैं, अभी तो ये हमने क्या लिया, स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं उससे क्या इफेक्ट आता है, एरिया अगर बढ़ा दें उससे भी कुछ इफेक्ट आएगा। हमने एरिया इतना लिया, अब इतना बड़ा कर दिया एरिया, अगर एरिया बढ़ा दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, और अधिक जा सकती है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, बढ़ेंगी ज़्यादा, जैसे कुछ ऊपर से निकल जाएंगी, इसमें से ऐसे जब ज़्यादा होंगी, ये जगह ज़्यादा होगा तो फील्ड लाइन्स क्या होंगी, ज़्यादा जाएंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे पास करते हुए जाती, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे निकल गई। अब इसमें देखते हैं कि एरिया हमने बढ़ाया, जब एरिया हमने बढ़ाया तो फाई विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। कितना होगी विद्युत फ्लक्स का मान, कितना लिख सकते हैं हम, फाई की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, फाई की वैल्यू जो आएगी इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर अ प्लेन सरफेस, तो फाई कितना होगा, 8 बढ़ गया। तो हमने देखा कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो विद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, हम लिख सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा कि यदि विद्युत फ्लक्स का मान जैसे से बढ़ेगा या एरिया जैसे से बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, या विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि फील्ड लाइन डेंसिटी का क्या होती हैं, बढ़ती हैं, क्योंकि अधिक पास आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, तो उनका विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या स्ट्रांग है तो उनका डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा। जब अधिक होगा डेंसिटी तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अधिक पास बनेंगी, अधिक पास बनेंगी तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनल होगा तो अगर हम दूसरे सेकंड केस में देखते हैं, अगर एरिया बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि एरिया जितना बढ़ाएंगे तो उतने नंबर ऑफ फील्ड लाइनें क्या होंगी, अधिक पास करेंगी। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन अधिक पास करती हैं तो देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं कि फाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कि फाई क्या हो जाता है आपका, फाई हो जाता है आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि फाई से इक्वेशन 5 सेकंड फाई इक्वल टू ई इंटू ए, हमने लेकिन क्या लिया यहां पर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, कुछ है ना अभी इसमें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है ये, तो डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है, डॉट प्रोडक्ट ये बताता है कि हम अगर किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो बताता है, अगर ए डॉट बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो बताता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा। तो ये चीजें ये मिलती हैं अगर हमें कि यदि कोई भी प्लेन सरफेस है जो एरिया दिया गया है, अगर उसका एरिया ऑफ डायरेक्शन जो होता है अगर वो क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने भी देखा कि सेंटर से भी होकर बनती हैं, जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, थीटा एंगल से और पास होते हुए गुजर रही हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच से अगर निकल रही हैं थीटा एंगल से, तो उसका हम कंपोनेंट लेते हैं, और कंपोनेंट ये देखते हैं कि कंपोनेंट जो आता है कॉस थीटा के रूप में आता है कि साइन थीटा के रूप में आता है जो कंपोनेंट। तो अगर कॉस थीटा में आता है तो हमने पढ़ा है कि जो ए डॉट बी प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है, और जो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर थीटा एंगल पर डिपेंड कर रहा है, अगर कोई भी एक एरिया प्लेन सरफेस का दिया गया है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जा रही हैं, या एरिया जो ऐसे क्या हो रही है, पास कर रही हैं, जो एरिया ऑफ डायरेक्शन कैसे है, परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस, आउटवर्ड हमेशा, किसमें, क्लोज सरफेस, इन द मिड पॉइंट ऑफ इन द सरफेस ऑफ 3D। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जा सकती हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं तो इसका एंगल कितना बना है, थीटा। जब थीटा बना है एंगल, तो हम देखते हैं इसका जब कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट ये होगा ई साइन थीटा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा ई कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं कुछ,
या ऐसे या ऐसे, या तो ऐसे लेते हैं या तो ऐसे लेते हैं, ई साइन थीटा ई कॉस थीटा। तो थीटा पर डिपेंडेंट है, थीटा एंगल क्या बता रहा है, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा एंगल का क्या है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बता सकते हैं कि जो ये कंपोनेंट हमने देखा ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा हमें क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो होती हैं हमेशा एरिया ऑफ वेक्टर के ही डायरेक्शन में दिखाई देती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम क्या लेंगे, दोनों क्या डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन जब सेम है तो हमने क्या लिया, ई ए कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट वेक्टर ई कॉस थीटा वेक्टर ई साइन थीटा हमने क्या लिया, ई कॉस थीटा इंटू ए, इसका जो मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर ए का ए होगा, ए कॉस थीटा हमने लिए यहाँ पर फाई ई इक्वल टू मिल गया ई ए कॉस थीटा, कि फाई ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, फाई ई बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, और थीटा पर भी डिपेंड करता है, जितना एंगल थीटा का होगा फाई ई की वैल्यू पर निर्भर करेगा कि वेक्टर ई और वेक्टर ए के एंगल के बारे में बताता है। थीटा, थीटा क्या है, बिटवीन एंगल ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, एरिया ऑफ वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो ये बताता है ये कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए हमने पढ़ा है एक डॉट बी के रूप में 11th में वेक्टर में, कि देखा था हमने कि अगर ए डॉट बी क्या होता है तो क्या था, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, अगर ए क्रॉस बी था तो क्या था, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, ई क्रॉस ए। तो हमने ये लिया कि फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ये डॉट की बात आ गई, तो डॉट की बात आ गई तो क्या है, ये कैसी राशि है, ये जब डॉट प्रोडक्ट मिलता है तो क्या होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है। वैद्युत फ्लक्स अगर कोई भी वेरिएबल जो पार्ट्स आते हैं अगर वो डॉट प्रोडक्ट में हैं तो कैसे होते हैं, स्केलर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में है तो कैसे थे, वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था डायरेक्शन पता करते थे हम, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता था। स्केलर में क्या होता है आपका, अदिश राशि से कहते हैं हम, क्या होता है इसमें केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, दिशा इसका नहीं होता है, क्योंकि दिशा इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि दिशा क्या है इसका, कहीं भी क्या है इसका हो सकता है, ये ऐसे भी है ऐसे भी है, कहीं किधर भी जा सकता है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये पता चलता है आपका। और इसका मात्रक क्या होता है, SI यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलम। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाई का मात्रक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं फाई इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये बनता है आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का SI यूनिट क्या कहता है आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये बातें हैं, नोट कर लीजिए। ये अब बात आती है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो आप मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। हम आगे बात करते हैं कि यदि कहा जाए कोई भी एक सर्किल है, अगर उस सर्किल का सेंटर क्यों दिया गया है, कोई भी एक चार्ज क्यों रखा गया है, तो उस सर्किल के लिए अगर डायरेक्शन अगर हम पूछा जाए कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस सर्किल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा अगर उसकी रेडियस कैपिटल R कही जाए तो इस पर एक जो आपका ये फॉर्मूला ही बनता है उस पर, और उस एक सवाल के रूप में भी आ सकता है ये, जिसे जो आपकी गॉस लॉ के बारे में बताता है, इंट्रोडक्शन कराता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बात कर रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं एक सर्किल है, अगर इस सर्किल का सेंटर Q है, यहाँ पे Q दिया गया है इसका मान, अगर इस Q से सर्किल का रेडियस R दिया गया हो तो इसका पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस सर्किल का। कहा जाए कैसा स्फीयर है ये, स्फीयर ये जो है ये स्फीयर 3D है, 3D डायमेंशन में है। तो 3D डायमेंशन में देखा है कि क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस कहते हैं हमसे। स्फीयर कैसा है, 3D है, तो सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस। डायरेक्शन कैसा था, आउटवर्ड था, ओनली आउटवर्ड। नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज वेक्टर ए या एरिया ऑफ वेक्टर। तो स्फीयर कैसा है, 3D है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम इसका क्या निकालते हैं कि सर्किल में तो कई भी क्या हो सकते हैं, कई एरिया दिख सकते हैं। एरिया ऑफ द वेक्टर ऑफ द सेंटर से जाएगा, ये ऐसे भी होगा एरिया वेक्टर, ऐसे भी हो सकता है इसका वेक्टर एरिया, एरिया वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, एरिया वेक्टर यहाँ भी हो सकता है।
तो इस पार्ट्स के एरिया अगर हम क्या करते हैं पूरा ज्ञात करना संभव नहीं है, तो क्या करते हैं हम छोटे छोटे क्या कर लेते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स क्या करते हैं, एरिया इसको हम तोड़ लेते हैं, इसका हम क्या करते हैं सम कर लेते हैं। जिसका सम कर लेते हैं तो कुल टोटल क्या मिलता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या एरिया जो निकलता है आपका उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइनें जाएंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं इसी के डायरेक्शन में हैं, कैसे जा रही हैं, ऑन द सेंटर ऑफ द प्लेन सरफेस के रूप में, तो उसका डायरेक्शन कैसे था, प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू और प्लेन सरफेस, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ई इंटू अगर इसका एरिया हमने मान लिया छोटे टुकड़ा कर लिया तो डी ए, तो ई इंटू क्या मिलेगा इसका एरिया डी ए, इसका भी एरिया कितना होगा वेक्टर ऑफ डी ए, इसका भी एरिया वेक्टर ऑफ डी ए, इसका भी एरिया कितना होगा आपका वेक्टर ऑफ डी ए। ऐसे ऐसे क्या हो, ये सारे टुकड़े क्या हैं आपके अलग अलग एरिया बना लेते हैं। इन एरिया को क्या कर लेते हैं हम, इसका सम कर लेते हैं। इसका जो सम करते हैं, इसका जो फ्लक्स आएगा, इसका जो फ्लक्स आएगा ऐसे इधर भी होंगे। इन सबको क्या करते हैं जोड़ लेंगे, जब जोड़ लेंगे तो सभी का पूरा इस स्फीयर का एरिया मिल जाएगा। हम अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों का अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों का हम एरिया अगर ज्ञात कर लें तो सभी का ये सम कर लें, अगर जोड़ दें तो सबका टोटल एरिया निकल जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं इसका, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं यहाँ सेंटर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे जाने हमने देखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस प्लेन सरफेस, और उसका एरिया का डायरेक्शन कैसा था परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, दोनों के लिए। तो यहाँ देखते हैं अगर ये जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे भी जाएंगी, तो सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं ऐसे ही निकल रही हैं जिस तरफ उसका डायरेक्शन है। अलग अलग सभी में है, सभी में डायरेक्शन क्या हम मान लेते हैं DA1 DA2 DA3 DA4, सभी क्या लेते हैं अलग अलग लेते हैं, लेकिन क्या सभी इक्वल है, सभी इक्वल हैं क्योंकि क्या सभी के साइजेस क्या हम बराबर मानते हैं, तो क्या लेते हैं इक्वल लेते हैं। तो इनका जो फ्लक्स आएगा, जो फ्लक्स आएगा क्या होता है फाई ई इक्वल टू हमने देखा अभी ई इंटू ए विक्टर ई डॉट विक्टर ए, हमने ये पढ़ा। तो यहाँ में क्या मिल रहा है एक लाइन का क्या मिल रहा है फाई ई इक्वल टू मिल रहा है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए फाई। तो फाई ई क्या होता है आपका, ले सकते हैं इसे हम एक के लिए, तो इस क्या ले सकते हैं डी फाई, एक छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि छोटा एरिया डी ए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बहुत छोटा स्मॉल है, तो लिख देते हैं हम डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, ई डॉट डी ए, इंटू नहीं पढ़ना है, डी लिख सकते हैं डी फाई पहले के लिए। दूसरे के लिए लेते हैं डी फाई टू, तो सेम आएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, डी फाई थ्री ऐसे क्या आएगा ये सेम वैल्यू, ऐसे क्या होंगे ये सेम वैल्यू मिलती जाएंगी में डी फाई एन, सभी के लिए क्या होंगी बराबर मिलेंगे। तो इनका जो हम क्या करते हैं सम करते हैं, तो जो डी फाई वन आएगा डी फाई आएगा क्या मिलेगा हमें टोटल, जो इसका वैद्युत फ्लक्स मिलेगा हमें, हम क्या लिख सकते हैं क्यों ई डी ए में क्या लिख सकते हैं इसे हम ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू क्या है दोनों का डायरेक्शन सेम, थीटा कैसे एंगल है 0 डिग्री, इसका थीटा डिग्री कितना है 0 डिग्री, इसका भी कितना होगा 0 होगा, इसका भी कितना होगा 0 होगा, सभी के लिए क्या आएंगे एंगल थीटा का 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम, जब डायरेक्शन सेम तो एंगल क्या होगा 0। तो यहाँ पर थीटा का 0 रखते हैं क्या मिलेगा cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई इंटू डी ए क्या मिल जाएगा ई इंटू डी ए, यहाँ मिल जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0, ऐसे सभी मिलेंगे ई इंटू डी ए, ऐसे मिलते हुए जाएंगे जितने भी फ्लक्स यहाँ बनेंगे। तो हम देखते हैं इसका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल सम कर लेते हैं अगर फ्लक्स के लिए, तो इसके लिए सम करने के लिए हमने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल्स लगाएंगे, इसका ही इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यही कहता है कि कोई भी चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन इसीलिए हम पढ़ते हैं मैथ में कि हम किसी भी चीज़ का क्या कर लेते हैं, कोई भी एरिया दिया गया है, कोई भी ठोस सरफेस दिया गया है, अगर वो क्या है बेढंग तरीके से उसका सरफेस दिया गया हो, उसका अगर कुल एरिया ज्ञात करना तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसीलिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। किसी भी सरफेस को हम किसी भी बेढंग तरीके से बनाए गए सरफेस को भी हम उसका एरिया ज्ञात कर लेते हैं, किसके माध्यम से इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो क्या करता है सम कहता है, इंटीग्रेशन ही मतलब क्या होता है सम, जो क्या कहता है जोड़ की बात करता है, जोड़ देना सभी चीज़ों के साथ मर्ज कर देना। तो हम क्या लिखते हैं अगर फाई ई निकालते हैं, फाई क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3 प्लस डी फाई 4 डॉट डॉट प्लस डी फाई n इक्वल टू डी फाई।
फाई क्या मिल जाएगा आपको, डी फाई, और डी फाई इक्वल टू हमने देखा है अभी सभी क्या है बराबर वैल्यू हैं, तो डी फाई इक्वल टू मिलेगा हमें ई इंटू डी ए, यही मिला है हमें ई इंटू डी ए। और अगर डी फाई के रूप में अगर लेते हैं हम ई इंटू डी ए अगर है ये आपका, लिख सकते हैं हम फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। तो डी ए की जब बात करता है आपका, ई क्या है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। के की मान, के की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा, ई क्या है कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं सभी स्थानों पर ई की वैल्यू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे बराबर होंगे, ई क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अगर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ए लिख सकते हैं इसे हम, ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए कितना होगा, किसका है ये, डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया, एरिया किसका, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो ये चीज़ें मिलेंगे, स्फीयर है, हमने स्फीयर लिया, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी यहाँ हमने देखा स्फीयर लिया है, तो एरिया ऑफ क्या होगा, स्फीयर। स्फीयर गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये आएगा आपका फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू मिलता है आपको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनता है। अब आपका जो ये है फाई इक्वल टू ई डॉट ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए क्या होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, जब थीटा 0 होगा तो फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए होगा। लेकिन अगर थीटा का मान अलग दिया जाए, अगर कोई भी चेंजेस कर दिया जाए, तो हम इसके लिए फार्मूला बनता है आपका फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, जो इस पर बातें करता है आपका, जब हम किसी भी क्लोज सरफेस का, इस स्फीयर हुआ या 3D सरफेस का, हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं अगर उसके एंगल का मान अलग अलग हों। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो हम क्या लेंगे, ई इंटू डी ए कॉस 0 का मान कितना होता है 1, ई इंटू डी ए ले सकते हैं। और डी ए का हम क्या क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए। डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए होता है। ए क्या है आपका, एरिया ऑफ स्फीयर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। जो ये बताता है गॉस थ्योरम के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाता है। गॉस थ्योरम यही है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमें मिलता है यहाँ से गॉस थ्योरम। तो हम इसके बाद आगे बात करेंगे गॉस थ्योरम की अगले लेक्चर में। तो ये चीजें क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर जो मिलता है हमें, क्या मिल रहा है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना, क्यू इनसाइड जो सेंटर पर है, क्यू इनसाइड इसके अंदर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू क्या बताता है, इसके अंदर का जो क्यू जो आवेश रखा गया, जो मान रखा गया क्यू, ये उसके बारे में बताता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिलता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर का, जो ये फार्मूला बनता है, ये आंसर भी आता है आपका। और इसका जो फार्मूला जो आता है, मेन फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए वेक्टर डी ए। तो ये चीजें आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर डिपेंडेंट होते हैं हम। और ये फाई इक्वल टू ई डॉट ए हमने पढ़ा है, ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो इसका यूज हम क्या कर पाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में करते हैं। ये क्लोज सरफेस के लिए हो जाता है आपका, कोई भी क्लोज सरफेस या स्फीयर जो दिया गया 3D में सरफेस में दिया गया, तो हम इसका यूज करते हैं।
कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होगा। तो फाई इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो हम क्या लेंगे? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। किसी भी वेरिएबल मान के लिए थीटा का मान अलग अलग है, तो ई का मान क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएबल होगा। जो वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा वहां पर? इंटीग्रेशन, उसका सम कर लेंगे। फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसका वह कोई भी वेरिएबल मान है, निश्चित है, फिक्स है, कांस्टेंट नियत है, तो हम फाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई ए कॉस थीटा। लेकिन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। अभी तो आपने इंट्रोडक्शन देखा है। थैंक यू।